महाराष्ट्र के थाने जिले से एक जो न्यूज सर्कुलेट हो रही है बहुत ज्यादा, दैट इज कि एक व्यक्ति ने ऑनलाइन राशन ऑर्डर किया. द डिलीवरी बॉय केम टू डिलीवर दोज एसेंशियल्स, बट द पर्सन हु हैड ऑर्डर रिफ्यूज्ड द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी बिकॉज जो डिलीवरी बॉय था ही हैपन टू बी फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी. उस डिलीवरी बॉय ने अपने एम्प्लॉयर की मदद से एफआईआर कराई उस व्यक्ति के अगेंस्ट. ही वॉज अरेस्टेड, प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट एंड नाउ उसके अगेंस्ट ट्रायल पेंडिंग है. हम ये डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में कि वेदर एक्शन ऑफ दैट पर्सन वाज मोरली वैलिड और नॉट, बट वेदर इट वाज लीगली वैलिड और नॉट. क्या वो व्यक्ति जिसने एक किसी की मुस्लिम आइडेंटिटी के बेसिस पे कुछ एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, वेदर ही कमिटेड एन ऑफेंस अंडर आईपीसी और नॉट. एज पर न्यूज रिपोर्ट्स, द अक्यूज्ड के अगेंस्ट एफआईआर कराई गई अंडर सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी, दैट इज डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स. यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक क्लास का सेंटिमेंट्स हर्ट करता है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करता है, और वो जो हर्ट किया गया है दैट इज डेलिबरेट एंड मैलिशियस, यानी कि जानबूझ के और किसी दुर्भावना के साथ किया गया है, देन दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. एंड उस ऑफेंस के में अगर कोई कन्विक्ट हो जाता है तो उसे सजा मिल सकती है अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट. Before we come to ingredients of section 295A of IPC and before we ascertain कि whether उस व्यक्ति ने कोई offense commit किया है कि नहीं है, we will come to the procedure of investigation, the manner in which that person was dealt by the authorities. Now we'll see a very important judgment of Supreme Court, that is Arnesh Kumar versus State of Bihar. इस जजमेंट में बोला गया था कि अगर किसी व्यक्ति अगेंस्ट एफआईआर होती है जिसकी पनिशमेंट 7 years से कम है, तो उसमें इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एंड इन नॉर्मल प्रोसीजर उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए. देयर इज नो ऑटोमेटिक अरेस्ट इन दीज केसेस. जब तक कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये ना लगे कि उस व्यक्ति का अरेस्ट होना बहुत एसेंशियल है, तब तक उसको नॉर्मली अरेस्ट नहीं करना चाहिए. टू द कॉन्ट्ररी उसको सेक्शन 41A CRPC का नोटिस भेजना चाहिए, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए. एंड यदि बाद में लगता है कि ये व्यक्ति एवेट कर सकता है या ऑफेंडर है, रिपीटेड ऑफेंडर है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या ही में रन अवे, समथिंग लाइक दैट, तब तक उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए. ऑब्वियसली ये सारे क्राइटेरिया यहाँ तो मीट करते ही नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट पर्सन जो अक्यूज्ड है ही इज रिपीटेड ऑफेंडर, स्पेशली कोरोना में ही कांट रन अवे, तो उसको इस केस में अरेस्ट नहीं करना चाहिए था as per the guidance of Supreme Court. Next point is the previous sanction of the government. Section 196 of CRPC says कि ऐसे कई सारे offences हैं, जैसे कि section 153A, 295A, यानी कि ऐसे सारे offences जिसमें FIR इस बेस पे कराई जाती है that there is an attempt to create animosity, hatred or offense against any religion. तो उन टाइप ऑफ केसेस में प्रीवियस सैंक्शन और परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इज नेसेसरी, वेदर इट बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. सिमिलरली जिस 295A आईपीसी की धारा अगेंस्ट उस अक्यूज के अगेंस्ट एफआईआर कराई गई है, वो भी इस कैटेगरी में फॉल करता है. यानी कि उस मजिस्ट्रेट कैन नॉट प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ दैट अक्यूज्ड अनलेस उनके पास प्रीवियस सैंक्शन हो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का. न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जिस दिन एफआईआर कराई गई उस व्यक्ति अगेंस्ट, उसके नेक्स्ट डे ही उनको अरेस्ट कर लिया गया एंड प्रोड्यूस कर दिया गया बिफोर द मजिस्ट्रेट, एंड अब उनके अगेंस्ट ट्रायल पेंडिंग है. अगर एक दिन के अंदर पुलिस ने सैंक्शन नहीं ली है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, देन दैट अक्यूज्ड पर्सन कैन अप्रोच द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे अंडर सेक्शन 482 एंड वो सारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बिफोर द मजिस्ट्रेट कैन बी क्वॉश्ड by the inherent power of the High Court because of lack of sanction from the state or central government. अब हम प्रोसीजर से हटके मेन सब्सटैंटिव लॉ पे आते हैं, दैट इज सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी, जिसके अगेंस्ट अक्यूज के ऊपर एफआईआर कराई गई थी. नाउ 295A आईपीसी को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था इन द केस ऑफ रामजीलाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ये याद रहे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि उसमें 5 जजेस बैठे थे
एंड उन्होंने बहुत ही एक फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया था टू इंटरप्रेट सेक्शन 295A। अगर हम देखें आर्टिकल 19(1)A के नज़रिए से, तो ऑब्वियसली इट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि कोई व्यक्ति सब कुछ नहीं बोल सकता है, यानी कि कुछ वर्ड्स और एक्ट्स मेलिशियस और डेलिबरेट बोले जाएं, किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट हो रही हैं एंड उसको अगर ऑफेंस बना दी जाए, सो ऑब्वियसली दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन आर्टिकल 19(1)A, दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन अगर हम दोनों को बैलेंस करें एंड 19(1)A के साथ हम एक्सेप्शंस क्लॉज भी रीड करें, सो देयरफॉर कुछ एक्सेप्शंस लगाए जा सकते हैं। ऑब्वियसली आप सब कुछ नहीं बोल सकते हो, एंड अगर स्पेशली कुछ पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता हो किसी के वर्ड से, सो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। उसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी रीड किया गया था और ये कहा गया था कि हर रिमार्क अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन ऑफेंस नहीं होता है। और उसके अंदर क्या होना चाहिए, देयर आर टू थिंग्स इन्वॉल्व। फर्स्ट इज कि वो एक डेलिबरेट और मैलिशियस अटेम्प्ट होना चाहिए, यानी कि सिर्फ अगर कोई केयरलेस रिमार्क पास कर देता है, यानी कि या फिर अगर कोई ऐसा व्यक्ति कुछ बात बोल देता है किसी धर्म के अगेंस्ट जो कि उसकी किसी को हर्ट करने की मंशा नहीं थी, डेलिबरेट नहीं था और मैलिशियस नहीं था, देन ऑब्वियसली दैट इज नॉट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 295A। सेकेंडली, इट शुड बी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर क्लास एंड इट शुड बी एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ असॉल्ट। एक नॉर्मल असॉल्ट और रिलीजन सेंटिमेंट्स नहीं, बट एन एग्रीवेटेड असॉल्ट एंड कीपिंग इन व्यू कि वो पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट कर सकता है। ये जो पब्लिक ऑर्डर वाला पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे एक इलस्ट्रेशन शेयर करता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बंद रूम में अपने किसी दोस्त को या किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट कोई रिमार्क पास किया, इट मे बी वेरी बैड एंड अबोरेंट, बट क्या वो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर सकता है? ये रामजीलाल मोदी की जजमेंट ने हमको बोला है कि हमको ये टेस्ट अप्लाई करना है। सिमिलरली अगर हम यही टेस्ट यहाँ अप्लाई करते हैं आज अभी के प्रेजेंट के केस में, तो वो जो एक रिमार्क पास किया गया था, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पास किया, ऐसा नहीं था कि उस व्यक्ति ने चिल्ला करके सबको बोला कि आप भी मत लो किसी मुस्लिम से, मैं भी नहीं ले रहा। ही सिंपली सेड कि मैं आपसे नहीं ले रहा हूं, दैट इज इट। एंड ऐसा कोई डेलिबरेट मैलिशियस कोई रिमार्क भी पास नहीं किया गया है। सो देयरफॉर अगर हम सुप्रीम कोर्ट का बैरियर लगाएं, सो देयरफॉर इन माय लीगल अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 295A का ऑफेंस मीट नहीं होता है। एक और केस हम कंसल्ट करेंगे, दैट इज महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस यरगुंतला श्याम सुंदर। ये 2017 का जजमेंट है, वेरी रिसेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड इसमें फुल बेंच थी, यानी कि इसमें 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस बैठे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम व्हाट रामजीलाल मोदी सेड, इसमें एक और चीज कही गई थी अलोंग सिमिलर लाइंस, दैट इज दे शुड बी अ कैलकुलेटेड टेंडेंसी ऑफ एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ असॉल्ट एंड ऑल्सो टू डिसरप्ट द पब्लिक ऑर्डर टू इनवाइट द पेनल्टी। देयरफॉर अगेन इसमें एम्फसाइज किया गया था कि देयर शुड बी एन इंटेंशन टू डिसरप्ट द पब्लिक ऑर्डर। क्या इस प्रेजेंट केस में एक इंटेंशन था पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करने का, या सिर्फ एक व्यक्ति का पर्सनल चॉइस था कि वो किससे राशन ले कि ना ले? ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने चीख कर पब्लिसाइज किया गया कि मैं भी नहीं ले रहा इनसे राशन, आप भी मत लो, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई भड़काऊ भाषण दिया गया। सो देयरफॉर अगर हम इन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की गाइडलाइंस लगाएं, सो देयरफॉर इन पर्टिकुलर केस में सेक्शन 295A का ऑफेंस मीट नहीं होता है। टू ब्रिंग माय पॉइंट होम, मैं आपसे बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 केस लॉ डिस्कस करूंगा along the similar lines, and that is पवन कमलकर देशपांडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह है पहला केस लॉ। इस केस में एक एडिटर ने अपने अखबार में, मैगजीन में एक आर्टिकल छापा अगेंस्ट आईसिस, एंड ये उसमें ये दर्शाना चाह रहे थे कि कैसे मिसयूज ऑफ फंड्स होता है, आईसिस के पास बहुत सारा फंड जाता है एंड दैट इज यूज्ड फॉर वेरी रॉन्ग पर्पसेस। उन्होंने आर्टिकल लिखा, लेकिन आर्टिकल के बगल में जो उन्होंने इमेज ड्रॉ करी, दैट वाज उन्होंने एक पिग बनाया एज एन ही वांटेड टू शो अ पिगी बैंक, एंड पिग के ऊपर उन्होंने लिखा अल्लाह रसूल मोहम्मद। हिज इंटेंशन वाज टू शो आईसिस इन अ बैड लाइट, बट अगर कुछ मुस्लिम्स ने कंप्लेंट करी कि जो पिग है दैट इज स्वाइन, दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी इम्प्योर बीइंग इन इस्लाम, एंड उसके ऊपर अल्लाह रसूल मोहम्मद लिखना इज एन इंसल्ट टू द रिलीजन। इस केस में भी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, देयर वाज नो मैलिशियस इंटेंट एंड इसमें पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। उन्होंने ये 2 केस लॉ डिस्कस किए थे, एज इन द केस ऑफ महेंद्र सिंह धोनी एंड रामजीलाल मोदी, एंड बोला गया कि इसमें कोई ऑफेंस कमिट नहीं होता है। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा बॉम्बे हाई कोर्ट का, दैट इज विनीत कक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें एक ऑर्गेनाइजर ऑफ एग्जीबिशन था, उनके अगेंस्ट एफआईआर कराई गई थी क्योंकि उन्होंने एग्जीबिशन में एक ऐसी भी एग्जीबिशन का स्लॉट था जहां पे स्टोन की खड़ाऊ रखी हुई थी। खड़ाऊ यानी कि स्लीपर्स, जो कि पहले ऐसा कहा जाता है कि हमारे एंशिएंट हिंदू मैथोलॉजी में, रिलीजन में, कि तब के लोग खड़ाऊ पहना करते थे। तो पत्थर के खड़ाऊ बनाए गए थे और उन खड़ाऊ पर यानी स्लीपर्स पर देवी देवता, हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस के इमेजेस बने हुए थे। ऑब्वियसली किसी देवी देवता के इमेजेस हम चप्पल पे या स्लीपर्स पे तो नहीं बनाते, और अगर बहुत स्ट्रिक्ट नोशन से देखा जाए सो देयरफॉर इट इज एन इंसल्ट टू रिलीजन। लेकिन इस केस में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था कि उन्होंने ऐसा कोई इसको पब्लिसाइज नहीं किया, उनका कोई मैलिशियस इंटेंट नहीं था, इट वाज जस्ट एन डिपिक्शन ऑफ एन आर्ट। और जिस जगह उन खड़ाओं को रखा गया था, यानी वो जो एग्जीबिशन का जो स्लॉट दे रखा था, वो बहुत ही कोने में रखा हो गया था, बहुत ही उसको सेंट्रल फीचर नहीं दिया गया था। सो देयरफॉर ऐसा कोई खास पब्लिकेशन नहीं था उसका। सो देयरफॉर उससे कोई पब्लिक ऑर्डर भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। एंड फाइनली उस व्यक्ति अगेंस्ट जो एफआईआर कराई गई थी उसमें उसका कन्विक्शन नहीं अपहेल्ड किया गया। सो अगर हम इन सारे केसेस को स्टडी करें एंड हम इन ध्यान को याद रखें 3-4 चीजों को, दैट इज, एक तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूसरा उसको ऐसा कोई पब्लिकेशन हुआ है कि नहीं एक्सप्रेसली बाय दैट पर्सन, थर्डली उसका कोई डेलिबरेट और मैलिशियस इंटेंट था कि नहीं टू इंसल्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास ऑफ रिलीजन। तो अगर इन सारे टेस्ट से हम गुजर के जाएं, सो देयरफॉर इस केस में भी, थाने केस में, ये ऑफेंस 295A मीट नहीं होता है। अब तक हमने बात करी सीआरपीसी की और आईपीसी की। अब फाइनल पॉइंट की ओर चलते हैं, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट। एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर हम जो कंसर्न वीडियो है जो कि एविडेंस बना करके पेश करी जा रही है थ्रू सोशल मीडिया एंड वेरियस न्यूज प्लेटफॉर्म्स, उसमें अगर देखें जो कि कंप्लेनेंट ने रिकॉर्ड करी थी ऑफ द अक्यूज, उसमें द कंप्लेनेंट वाज सेइंग कि आप बताइए आप मुझसे क्यों नहीं लेंगे सब्जी, आप कह रहे थे ना कि मुस्लिम से नहीं लेंगे, बोलो कि नहीं लेंगे, अब बोलो। सो वो व्यक्ति जो कंप्लेनेंट उनसे कुछ बुलवाना चाह रहा था, ऐसा वीडियो से समझ में आता है। हाँ सर, नहीं लेंगे, हम पहले ही बोले थे कि हमको, हाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं लूंगा। क्या बोल रहे हैं सर आप? नहीं, क्या बोल रहे हो आप, एक बार बोल दो ना सर। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? नहीं, आप क्या बोल रहे थे, आप मुसलमान से सामान नहीं लेंगे? ठीक है। एंड उसको पलट करके जवाब दिया कि उसने कि हाँ नहीं लूंगा। सो अगर सिर्फ इसी एविडेंस को नजर रखा जाए, सो एक बार भी अक्यूज ने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला कि क्योंकि तुम मुस्लिम हो इसलिए मैं तुमसे नहीं ले रहा हूं, और उनसे बार बार ऐसा बुलवाना चाह रहा था कंप्लेनेंट। हालांकि आई एम नॉट सेइंग कि इट वाज नॉट सेड सो, बट अगर हम सिर्फ उसी एविडेंस को कंसीडर करें, सो दैट इज अ वेरी वीक एविडेंस एंड नोवेयर इन अ सिंगल लाइन डिड द अक्यूज से कि आई एम नॉट टेकिंग दिस बिकॉज यू आर ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। सो दोस्तों, ये था हमारा लीगल एनालिसिस ऑन द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। हालांकि मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अ केस इज नॉट मेड आउट अंडर सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी, बट इट इज सोली माय लीगल ओपिनियन एंड नॉट अ पॉलिटिकल वन। ऑन वन हैंड अगर मैं कह रहा हूँ कि ये ऑफेंस यहाँ पे मेड आउट नहीं होता है, ऑन द अदर हैंड मैं ये भी कहता हूँ कि देयर आर वेरियस अदर लीगल रिकोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू द कंप्लेनेंट एंड द कंपनी कंसर्न्ड। They could file a civil suit under law of contracts and say कि उन्होंने जैसे ही उन गुड्स की डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करी, so there was a breach of contract. Secondly, the complainant in question can also file a suit under law of torts saying कि उन्होंने accused ने मेरी religious sentiments hurt करी हैं. So similarly, there are various other legal recourses available to the complainant and the company concerned. It's just that a case under 295A is not made out. एक और पॉइंट में बोलना चाहूँगा कि जितने हमारे डिलीवरी बॉयज़ हैं, दे आर पार्ट ऑफ अ वेरी एसेंशियल चेन सप्लाई नेटवर्क एंड वो काम काफ़ी कमेंडेबल है, बिकॉज इन मुश्किल घड़ी में दे आर हेल्पिंग अस एज ए सोसाइटी
कि हमारी ज़रूरत का सामान अपने खुद को जोखिम में डाल के हमारे तक पहुंचाते हैं। सेकेंड क्लैरिफिकेशन ये है कि जो भी मैंने यहाँ पे लीगल पॉइंट्स रखे, इट वॉज टोटली एन एकेडमिक डिस्कशन एंड मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी थ्रू सोशल मीडिया एंड न्यूज़ रिपोर्ट्स, सोली अपॉन दैट ये मैंने लीगल डिस्कशन किया है। आई डोंट हैव द कॉपी ऑफ द FIR और एनी ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट जहाँ पे ये केस चल रहा है। सो जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके ऊपर ये वीडियो बनाई गई है। दिस इज द एडवोकेट केशव दत्ता फ्रॉम लिटिगेशन इन प्रैक्टिस।